गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की यार न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड लाइफ एक्सपीरियंस में कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़ पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़ पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इससे पहले मैंने असाइनमेंट दिया था, उसके अंदर आई होप आपने पढ़ा होगा आज का न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर बहुत ही प्रिसाइज सा था, इजी सा था। आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताए भी हुए थे उसके अंदर काफ़ी डिटेल में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज, और आपकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझ में भी आया होगा कि कितनी डेवलप हुई है अगर आपने जैसे 10-15 दिन से 12 दिन से देखी है वीडियोस। तो ये समझते हैं। फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। जोमेटो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ऑन डे 1, रिटेल इन्वेस्टर्स बेट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आईपीओ का कॉन्सेप्ट मैंने पहले देखा कि अपनी वीडियोस के अंदर मैंने आईपीओ का डिस्कशन तो किया है जब भी न्यूज़ के अंदर आया, बट मैंने कभी ऐसा जिसको बताया नहीं है। तो अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर दें, मैं अभी आपको आईपीओ समझाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, उसको मान लो कि यहाँ पर ₹100 से उसने स्टार्ट किया। मान लो मैंने कंपनी खोली, मैंने अपना मान लो चैनल खोल रखा है, तो चैनल मैंने अपने ₹100 से स्टार्ट किया। उसके अंदर मेरे को थोड़ी फंडिंग चाहिए थी। मान लो कि मेरे को माइक खरीदना है, जैसे अभी मेरे पास माइक नहीं है, मान लो मेरे को माइक खरीदना है, कैमरा खरीदना है, लाइट्स खरीदनी है, तो ये सब खरीदने के लिए मेरे को पैसे चाहिए, बट मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पापा से बोला, पापा ने नहीं दिए। तो उसके बाद क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर आपका आईपीओ लॉन्च कर दूंगा। मैंने मान लो आईपीओ लॉन्च करा आपके ₹1000 का। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप जो भी आप मेरे को जितने पैसे देगा ना, वो आप मेरे अब शेयर होल्डर बन जाओ, आप मेरे ओनर बन जाओ, आप मेरी कंपनी के या मेरे चैनल के। जितना भी मेरे को प्रॉफिट होगा फ्यूचर के अंदर, उतना मैं आपको उसके जितने आपके शेयर हैं, जितने आपने पैसे मुझे दिए हैं, उसके अंदर आपको डिवाइड कर दूंगा। मान लो कि 2 लोगों ने मेरे को 500 रुपये दे दिए, तो ये होता है मेरा आईपीओ की टोटल, मेरा कितने आपका रेज की मैंने मनी, तो आपके टोटल 500 मैंने रेज किए 2 इन्वेस्टर से पर इन्वेस्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो इसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपका ₹100 का शेयर मेरा भी है, तो उसके बाद आपका जो शेयर बटेगा, मान लो कि जैसे मेरे को आपके ₹11 का प्रॉफिट हुआ, उसके अंदर क्या करूंगा मैं ₹1 अपने पास रखूंगा, 5 रुपीज़ इन दोनों को दे दूंगा। मेरे को क्या हुआ, मेरा सारा काम हो गया, मेरे को तो जितने आपका पैसे चाहिए था पैसा मिल गया आपको मेरे वीडियोस बनाने के लिए, और जो है आपके इन्वेस्टर्स को उनका प्रॉफिट मिल गया क्योंकि उन्होंने आपकी जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। तो इस तरह से बेसिकली आईपीओ वर्क करता है कि पहली बार कोई कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स। उसके बाद क्या होगा कि 500 जिसने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो आगे किसी को भी बेच सकता है, किसी से भी खरीद सकता है वापस से, और अगर मान लो मैं अगर अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो शेयर प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो ये बेसिकली ये तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया आईपीओ का मतलब। इसके अंदर क्या हुआ है आपको मैंने आईपीओ का मतलब बता दिया। अब देखते हैं जोमेटो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ऑन डे 1, रिटेल इन्वेस्टर्स बेट बिग। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जोमेटो के आईपीओ की परफॉर्मेंस बताइए बेसिकली कि आपके जोमेटो का आईपीओ पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब जितना इन्होंने टोटल आईपीओ निकाला था फर्स्ट दिन के लिए उसका ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनका टोटल आईपीओ यहाँ पर था अगेंस्ट इशू था 681 मिलियन का, मतलब पहले दिन के लिए। और यहाँ पर एनएससी और बीएससी मिलाकर, एनएससी बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अगर आपको स्टॉक वगैरह खरीदने तो आप यहीं से खरीद सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर इन टोटल को मिलाकर के 756 मिलियन के आसपास हो गया, मतलब रेज। यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया रिटेल के अंदर कितना इन्वेस्ट हुआ, आपका 2 टाइम्स इन्वेस्ट हो चुका है, 2.85 3 टाइम्स हो गया। कि मान लो इन्होंने निकाला था आपका 933 करोड़ हम रेज करेंगे रिटेल इन्वेस्टर से, और उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर ने 26,055 करोड़ की एप्लीकेशन सबमिट कर दी। तो क्या होता है, आपको आईपीओ परचेज करने के लिए पहले एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है आपकी, उसके बाद अलॉटमेंट होती है, तब आपको शेयर्स मिल जाते हैं जितने आपने एप्लीकेशन की है उसके हिसाब से। उतने पूरे नहीं मिलते हैं जनरली, उससे कम ही मिलते हैं, तो आपके उस हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ लिया। तो ये इन्होंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल वालों ने आपका 1 टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 1 टाइम तो सही रहता है। इसके अंदर आपके जो है आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल आपने 0.14 टाइम्स, इनका तो भी है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मार्जिन बचा है। एम्प्लॉइज आपके 0.18 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया जितना इन्होंने बोला था। तो ये काफ़ी अच्छी फिगर्स है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है मतलब कि। तो ये हमने पूरी न्यूज़ को पहली को कवर कर लिया। आगे चले तो रिलायंस डायल्स 10 times 8 टू शॉप फॉर जस्ट डायल। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो फैंसी बनाने के लिए लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ है यहाँ पर कि रिलायंस जस्ट डायल को अक्वायर करने वाला है। ये रिलायंस ने या जस्ट डायल ने खुद नहीं बोला है यहाँ पर, ये पर जिसे जिनको ये पता होता है उससे इकोनॉमिक टाइम्स वाले बात करते रहते हैं, तो इनको पता चला इससे। तो रिलायंस वालों ने ये हुआ है, मतलब ये करने वाले हैं। इसके अंदर क्या हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले समझते ये फाउंडर मनी में कंटिन्यू टू रन ओपीएस। फाउंडर मनी का मतलब है आपके मनी का नाम है पूरा वीएसएस मनी। तो ये कहाँ के फाउंडर हैं, ये आपके सीधी बात है रिलायंस के तो है नहीं, तो जस्ट डायल के फाउंडर हैं। और फाउंडर के साथ साथ ये 2 और पोस्ट संभालते हैं, एमडी और सीईओ, यानी कि जस्ट डायल के फाउंडर प्लस एमडी प्लस सीईओ है आपके वीएसएस मनी। ये क्या है, मे कंटिन्यू टू रन ऑपरेशंस, मतलब ओपीएस का मतलब आपका ऑपरेशंस का मतलब हुआ कि जो भी जस्ट डायल काम करेगा रिलायंस के अंदर रहकर भी, मान लो अक्वायर कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी जो भी काम करेगा उसका चार्ज, मतलब हेड इन चार्ज या कोई पोस्ट दे देंगे आपको कि इस पूरी कंपनी का सीईओ अभी भी यही है, तो वैसे कुछ पोस्ट पे आपके वीएसएस मनी ही रहेंगे।
तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर पूरा। और आगे चले तो इवन एज द फ्यूचर ग्रुप बायआउट रिमेन्स कॉट अप इन द लीगल क्रैश कोर्स मैन इज मेकिंग अ मोर ऑन स्ट्रेटेजिक टारगेट। तो अभी बेसिकली यही बोला है कि फ्यूचर ग्रुप, अगर आपने डील समझी हो, इसकी क्या हुआ था कि रिलायंस आपके फ्यूचर ग्रुप को बायआउट करने लग रहा था, मतलब करना चाह रहा था, बट क्या हुआ था, अमेजोन ने पहले उनसे बात करी थी, मतलब आपको बहुत बेसिक में बता रहा हूँ अभी के लिए। अमेजोन से उन्होंने पहले एग्रीमेंट करा हुआ था कि वो उनको फंडिंग देंगे, उन्होंने फंडिंग दी होगी फ्यूचर ग्रुप को, तब वो फंडिंग इस कंडीशन में देंगे कि कभी भी फिर रिलायंस ग्रुप को सेल नहीं होएगी। बट यहाँ पे जो है इसको क्लॉज को ब्रेक, अभी मतलब ये बेसिकली हैसल में ही चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो है ये चल रहा था। इसके साथ ही साथ रिलायंस ने दूसरी अपनी स्ट्रेटेजिक टारगेट को, बहुत बड़े मतलब एक एक्विजिशन को मतलब अंडरटेक करने की प्लानिंग की है। इसके अंदर आगे चलें तो थोड़ा सा और कि जुलाई 16 को जस्ट डायल की एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। किस लिए होने वाली है? ताकि वो ये समझें कि उनकी टोटल कंपनी की कितनी वैल्यू है और कितने में मतलब वो अपनी पूरी कंपनी को सेल करेंगे। तो ये हमने समझ लिया इसका। तो जुलाई 16 का यहाँ पे बेसिकली डेट है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट्स बताए हुए हैं कि रिलायंस क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जस्ट डायल के अंदर इन्वेस्ट करने के। और यहाँ पे तीसरी बात है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर कि जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपके अदर DIIs मतलब डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, MF मतलब म्यूचुअल फंड्स, आपके FIIs मतलब फिक्स्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यहाँ पर प्रमोटर्स मतलब यही आपके VSS मनी और इनकी वाइफ होंगी, मतलब जैसे इन टाइप के लोग जो कि फाउंडर वाले लोग होते हैं वो प्रमोटर के अंदर आते हैं। तो इसी प्रमोटर के अंदर ही साथ ही डील होने वाली है बेसिकली। कुछ पार्ट ऑफ अदर भी हो सकता है बट मेनली आपके प्रमोटर से ही डील होने वाली है वाली। अब इसके अंदर साइज देख लेते हैं, सॉरी पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल 2020 के अंदर फाइनेंशियल कितने रहे। तो यहाँ पे बता रखा है कि जस्ट डॉयल का प्रॉफिट कितना रहा यहाँ पर, और ईबिटा कितना रहा। ईबिटा का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर आपका अर्निंग इंटरेस्ट, तो ईबिटा का मतलब होता है आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये बेसिकली मैं आपको पहले बताया हुआ, अगर आपको पता है तो आप इसको देख सकते हैं। जस्ट डायल डाटाबेस 30.4 मिलियन लिस्टिंग्स, तो इनका डेटाबेस बहुत ही बड़ा है और ये डेटाबेस मिलने से रिलायंस को काफ़ी प्रॉफिट होगा क्योंकि वो भी खुद रिटेल सेगमेंट के अंदर डील करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बेनिफिट्स बताए हैं कि क्यों ये कर रहे हैं डील और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इससे। तो ये हमने समझ लिया। इसके अंदर एक्विजिशन वाली न्यूज़ थी, RBI बाइंग डॉलर टू कीप रुपी स्टडी। तो यहाँ पे अब RBI मतलब डॉलर्स बाय कर रहा है टू कीप रुपी स्टडी। तो ये तो मैंने इंग्लिश का हिंदी कर दिया। इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये रुपी और डॉलर के रेट्स ऊपर नीचे कैसे होते हैं और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे होता है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा चार्ट बना रखा है। इसके अंदर क्या है कि आपको मान लेते हैं कि आज का रेट चल रहा है आपका 70 रुपीज़ आपको देने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए। आपका जनरली इसी के आसपास चलता है, आपका 75-73 के आसपास। तो हमने 70-72 ले लिया, 70 मान लो था। अब क्या हुआ कि कल जब मार्केट ओपन हुआ तो ये बढ़ करके 72 रुपीज़ हो गया $1 के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रुपये की वैल्यू बढ़ी है, आपको ऐसा मतलब देखने में तो लगता ही है क्योंकि 72 हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इसका मतलब समझें। इसका मतलब ये है कि आपको पहले पहले आपको सिर्फ 70 रुपीज़ पे करने थे $1 के लिए, अब आपको 72 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसी डॉलर के लिए। तो अब इसको दो बातें कह सकते हैं। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है या तो डॉलर का प्राइस बढ़ा है यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रुपये की वैल्यू कम हुई है। दोनों एक ही बात है। तो ये होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑफ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया आपकी इंडियन इकोनॉमी का। इसी तरह से मान लो कि यहाँ पे 72 था पहले, मैं उल्टा एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। 72 से 70 हो गया, तो इसके लिए आपको पहले मान लो 72 रुपीज़ में $1 मिल रहा था, तो आपको सिर्फ 70 ही पे करने हैं, ₹2 कम पे करने हैं। तो इससे आप दोनों बातें कह सकते हैं यहाँ पर भी कि डॉलर का प्राइस घट गया या डॉलर की वैल्यू घट गई और इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ गई। अब ये तो मैंने को एज अ कॉन्सेप्ट बताया, बट रियल मार्केट के अंदर ऐसा क्यों होता है कि आपका बढ़ता है घटता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको मान लो 70 चल रहा है, ये वाला एग्जांपल वापस से लेते हैं, 70 चल रहा है $1 के लिए, तो ये आपका प्राइस चल रहा है अभी। पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय करने आ गए वापस से, मतलब जल्दी जल्दी कि बहुत सस्ता चल रहा है, बाय कर लेते हैं, बढ़ने वाला है आगे आगे। तो उन्होंने बाय कर लिया बहुत सारा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर बाय करते जाएंगे तो रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब इसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे बाय करते जाएंगे तो इतना तब प्राइस बढ़ता जाएगा। आपका 72 हो गया, मान लो 74 हो गया। ऐसा क्यों बढ़ा? क्योंकि मान लो जितना वो ज़्यादा बाय कर पाएंगे उससे आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। मान लो अगर जैसे कोई चावल है, मान लो कोई, अगर उसको ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, मतलब अच्छा है वो, उसका ब्रांड अच्छा है, यानी कि उसकी वैल्यू अच्छी है, तो अगर उसको ज़्यादा लोग बाय करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से हर चीज़ के अंदर होता है, स्टॉक्स के अंदर, आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर और इंडेक्स फंड्स के अंदर, सबके अंदर बेसिकली ऐसे यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसके अंदर भी यही चला कि आपने ज़्यादा लोग बाय करने आ गए तो इसका प्राइस बढ़ता चला गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका रुपये गिरता चला गया। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ यहाँ पर, RBI बाइंग डॉलर। तो अब RBI क्या कर रहा है, RBI खुद से बाय कर रहा है डॉलर्स। अब RBI को मतलब नहीं है कि रुपये कितना चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही बना रहा है, मतलब खुद ही प्रिंट कर रहा है मनी, तो वो तो उसको जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा थोड़ा सा, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, RBI खुद से डॉलर बाय कर रहा है ताकि ये रुपये को स्टडी रख पाए, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि रुपये के रेट्स को मतलब स्टेबल रख पाए, मतलब इनकी एक लिमिट है बेसिकली, वो इतनी एज ये बताते नहीं है, बट इसके अंदर ही स्टेबल रख पाए।
तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर। आगे देखे तो उन्होंने बताया हुआ कि कितना कितना रहा और कितना कितना मतलब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। जैसे अभी टाइम काफी बहुत ज्यादा हाई चल रहा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि बाहर की जो अदर कंट्रीज हैं, मतलब इंडिया के अलावा हर कंट्री का कितना कितना आपका हमारे पास करेंसी पड़ा हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे 610 बिलियन हमारे पास टोटल करेंसी पड़ी है और अब तक का लाइफ टाइम हाई है। सबसे आज तक का सबसे ज्यादा हाई है, आपको नाम से पता चल रहा है, तो सबसे हाई चल रहा है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड न्यूज थी, क्योंकि डॉलर परचेज कर रहे हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ा होगा। अब चलते हैं आगे, इनसाइडर ट्रेडिंग वाली न्यूज है, तो हम इनसाइडर ट्रेडिंग को समझते हैं पहले। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है आपका, जैसे मान लो एक कंपनी है, यहाँ पे तो मोदी जी आ गए, तो यहाँ पे मान लो एक कंपनी है यहाँ पर कि उसके अंदर मान लो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं सबसे ज्यादा, मतलब ऊपर एज इन की हाई पोस्ट के अंदर। तो मान लो कि 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या है, उनको पता है मान लो कि कुछ ऐसी डील होने वाली है उससे स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, मतलब बहुत सुपर डील होने वाली है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो अपने रिलेटिव्स को मान लो किसी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बता दिया कि हमारे स्टॉक के अंदर बाय कर लो, या उन्होंने खुद ही बाय कर लिया। तो ये बेसिकली इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हुई, क्योंकि जो सबको तो नहीं पता इसके बारे में, पब्लिक को तो नहीं पता, बट जो मेन उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको तो पता ही होगा, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में। तो ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को आपको लीक करा आपने, तो ये तो हो गया आपकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को यूज करके किसी पर्सन ने या खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी डायरेक्टर ने ट्रेडिंग कर लिया, यानी उस स्टॉक को बाय करा, सेल करा। सेल करने में भी ऐसे हो सकता है, मान लो कोई ऐसी डील होने वाली है जिससे स्टॉक प्राइस बहुत नीचे जा सकता है, तो इस केस में वो सेल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करी, मान लो बाय करा, सेल करा, ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज करके, तो वो होता है आपका इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, झुनझुनवाला और 9 अदर्स इन्वेस्टर के ऊपर, यहाँ इन्होंने 9 की पूरी लिस्ट दी हुई है, कौन से 9 थे यहाँ पर, 9 इन्वेस्टर्स के ऊपर केस हो रखा था कि उन्होंने एपटेक की कंपनी है, क्या करती है ये कंपनी बेसिकली आपकी एजुकेशन के अंदर डील करती है। इनका अगर आपको लैक्मे की अकेडमी पता हो, लैक्मे की आपकी मतलब मेकअप सिखाने वाली अकेडमी है बेसिकली लेमन लैंग्वेज में, तो ऐसी अकेडमी है इसकी, ऐसी और भी अकेडमीज है इसकी और इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही है। तो इसके अंदर समझेंगे इसकी कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ था इस कंपनी के ऊपर, और 9 मतलब 9 अदर्स हो गए, तो 10 हो गए टोटल, सॉरी 10 हो गए यहाँ पर, 10 इन्वेस्टर्स के ऊपर 37 करोड़ का इन्होंने कंपनसेशन पे किया है कि अब मतलब खत्म करो केस। तो यहाँ पे जो है ये पूरा बता दिया यहाँ पर कि कितने किसने पे किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राकेश झुनझुनवाला इंडिया के मतलब बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है इनको, अब तक मतलब क्या सबसे बेस्ट इन्वेस्टर इनको माना जाता है, इनको वॉरेन बफे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला और राजेश कुमार झुनझुनवाला, ये बेसिकली एक ही फैमिली के नाम हो गए। यहाँ पर इनके ऊपर टोटल जो है अलेज किया गया 23 करोड़ इन्होंने पे करे हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे टोटल मिलाकर के 37 करोड़ का था, उसके से 23 करोड़ तो आपके एक ही फैमिली के अंदर से गए। मैं फैमिली क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर, एक अगर कोई मतलब कंपनी डील करा रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग दे रही है, तो वो कंपनी के एक फैमिली के अंदर तो जाएगी, और इतनी वेल्दी फैमिली है तो उसके अंदर काफी अच्छे ज्यादा स्प्रेड होगी ये बात। तो इन्होंने समझ लिया इसके अंदर मूव एम्ड एट प्रिवेंटिंग फर्दर लिटिगेशन। फॉर लिटिगेशन का मतलब होता है यही आपके केस वगैरह होना, ये सब चीजें होना, ये कम हो जाए, इसकी वजह से जो है मतलब ये मूव लिया गया। ये किसने बोला है, ये झुनझुनवाला के लॉयर ने, राकेश झुनझुनवाला के लॉयर ने बोला है। तो अब सीधी सी बात है, ये प्रूफ तो कोई कर नहीं सकता कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, बट जो बोल रहे हैं मतलब जो बता रहे हैं वो हमें मानना पड़ेगा। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर। और आगे चले तो यहाँ पर कोविड क्लॉज न्यू रिफॉर्म इन फ्रेश लीज पैक्ट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका मेन मुद्दा इस न्यूज़ का ये है रेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मॉल्स के अंदर इन्होंने मॉल्स की इन्फॉर्मेशन एक पिक्चर भी दी है। तो मॉल्स के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स होती हैं, जैसे आपकी रिलायंस की शॉप हो गई, यहाँ पर आपके डोमिनोज की शॉप हो गई, पिज़्ज़ा हट की शॉप हो गई, तो वो उसके अंदर ईटरीज की आपके कुछ जैसे रिटेलर्स की शॉप हो गई, तो इसके अंदर ऐसा रहता है। जैसे आप देखेंगे क्लोथ्स वगैरह की शॉप ज़्यादा रहती है इसके अंदर, तो ये सब होता है, तो ये सब होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसी से रिलेटेड ये बात की गई है। यहाँ पे क्या बोला है कि आप रेंट से रिलेटेड आप 2 काम करो, क्या करो, या तो सबसे अच्छा होगा कि आप हटा दो जितना भी कोविड क्लॉज था, जब तक हमारे मॉल्स नहीं खुले, आपकी शॉप्स नहीं खुली, तब तक का रेंट लो ही मत हमसे। तो ये तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। तो मतलब ये तो सीरीज बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो भी बोलने लग जाएंगे मॉल्स के ओनर कि हम फिर हम टैक्स पे कहाँ से करेंगे, ये सब वो करें। तो मतलब ये तो आपका प्रैक्टिकल पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है कि रेंट को क्लोज करें। अब क्या हुआ कि आपको कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा तो पे करनी पड़ेगा। उनका मान लो बिजनेस ही नहीं चल रहा, मान लो एक शॉप थी, मान लो अगर मान लो रिलायंस का ब्रांड था, वो तो पे कर भी सकता है, बट मान लो एक कोई इंडिविजुअल ओनर था, उसके 100 रुपये मान लो वो अर्निंग करता है डेली बेसिस पे, मतलब हर मंथ बेसिस पे, और उसका मान लो 50 रुपीज़ के आसपास रेंट है, तो वो मतलब नहीं पे कर सकता। तो ये सब करते हुए मतलब रेंट के इन्होंने सेटलमेंट के लिए एक चीज़ निकाली है। इन्होंने क्या बोला कि आप प्रपोर्शनल कर दो रेंट को, प्रपोर्शनल कर दो रेंट को। मतलब इसका हुआ कि जैसे हम अगर आपने पहले आप 100 रुपये रेंट ले रहे थे हमसे, और हमारा बिजनेस चल रहा था मान लो 1000 पे, कुछ भी मान सकते हैं, 1000 प्रॉफिट मान लो, सेल्स मान लो, कुछ भी मान लो, वो उसके ऊपर है जो ओनर है। तो अब मान लो हमारी सेल्स घट के 200 हो गई, तो अब हमारा रेंट भी घटा करके 20 रुपये कर दो, जितना डिवाइड बाई 10 हो रहा था यहाँ पे भी डिवाइड बाई 10 कर दो, सेम रेशो रहेगी, आपका प्रोपोर्शनल रेंट हमसे ले लो, उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हमारा जितना बिजनेस है हमको भी दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि उतना तो हम पे कर ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ओनर्स ने ये बोला है कि आप रेंट को जो है प्रोपोर्शनल सेटलमेंट के ऊपर ले आओ। तो यहाँ पे समझते हैं, तो ये मतलब पूरा था इसके अंदर। अब इसके अंदर हमें समझना क्या है, यहाँ पर एक इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर थर्ड वेव की वजह से ये हो सकता है कि ये हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेव की साइंस तो सीधी बात दिख ही रहे हैं। जुलाई 4 को कई लोग बोल रहे हैं कि आपकी जुलाई 4 को ये जो है थर्ड वेव सेट हो चुकी है और अब कभी भी इसका आउटबर्स्ट दिख सकता है हमको। तो अगर थर्ड वेव आ गई तो आपको पता ही है, अब तो वेव्स के अंदर क्या होता है, आपके वही लॉकडाउन वगैरह लगेंगे, आपके मॉल्स क्लोज होंगे, इनके ऊपर वापस से इनके लॉसेज होंगे, इकोनॉमी थोड़ी बहुत रिकवरी होने लगी थी, वो वापस ही नीचे चली जाएगी। तो ये सब है बेसिकली, ये रीजन है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है। तो यानी पूरा इसके अंदर कवर कर लिया। आई होप अगर आपने खुद से पढ़ा है तो आपको फर्स्ट पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट था तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे चलो पेपर डिस्कशन होता है, इसकी दो बेस्ड आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए, रीड नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपको काम है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, सीएम ने क्या कहा, आपके किसी पीएम ने क्या कहा, वो सब इसके अंदर रहता है, तो आपको उसको चाहते हैं तो आपको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके 2 पेज को हम स्किप करते हैं अपने पर्पस के लिए अभी के लिए। आगे चल तो कंपनीज पर्सनल प्रॉफिट का सेक्शन है, इसके अंदर अगर आपने आज खुद से पढ़ा है तो आप देखेंगे पूरे पेज पे ऐड ही ऐड है, यहाँ पे पूरे में ऐड है, पूरे में एड्स हैं यहाँ पर। तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ईटी मार्केट्स पे हम चलेंगे, इसलिए बेसिकली इसको स्किप कर रहे हैं। इसके अंदर इससे अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज इसके अंदर है, और मतलब काफी कॉन्सेप्चुअल है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे पहली न्यूज से स्टार्ट करेंगे इसकी। इन्फोसिस सेट्स स्टेज फॉर एन अपबीट फाइनेंशियल 2022 एंड मे कंटिन्यू टू आउटपरफॉर्म टीसीएस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इन्फोसिस और टीसीएस का इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन्फोसिस सेट स्टेज फॉर एन अपबीट, मतलब कि वो बूम के लिए सेट स्टेज कर रहा है, मतलब काफी सारी प्रिपरेशंस कर रहा है कि वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो उसके लिए क्या होता है, मतलब ईयर बता रखा है इन्होंने फाइनेंशियल 2022, यानी अब जो ईयर चलने लग रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करेगा, ये कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म टीसीएस, कि टीसीएस को वैसे तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है काफी टाइम से, तो कंटिन्यू करेगा उसी चीज के अंदर कि ये आउट परफॉर्म करे, यानी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे आपकी टीसीएस से। तो यहाँ समझ लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे समझेंगे कि इन्होंने इन्हीं दो कंपनीज का कंपैरिजन क्यों किया है। मान लो इन्फोसिस का रिलायंस से भी तो कर सकते थे, वो भी तो ब्लू चिप कंपनी है, उससे आप परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लो। तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए कुछ रीजन है इन्होंने क्यों कंपेयर किया है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अंदर पहला रीजन ये है, दोनों टेक के अंदर कंपनी है, बहुत मतलब मेजर जाइंट्स हैं टेक के। दूसरी बात ये है कि टॉप नॉच कंपनी है, दोनों ब्लू चिप कंपनीज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तीसरी बात ये है कि ये एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर डील करते हैं दोनों कंपनीज, यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि इंपोर्ट या इंडिया में डील नहीं करते। तो इसके अंदर बेसिकली रीजन मतलब ये है इसका कि मेजर इनका रेवेन्यू जो है वो इन्फोसिस का और टीसीएस का एक्सपोर्ट से आता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर सिमिलरिटी है, क्योंकि इनको कंपेयर किया हुआ है। तो इसका रीजन था यहाँ पर। आरबीआई बार्स मास्टर कार्ड फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स, और यहाँ पे समझेंगे, पहले इसको बताता हूँ। आरबीआई ने बोला मास्टर कार्ड को, मास्टर कार्ड आपको पता है इसके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह चलते हैं, बेसिकली इसका क्रेडिट कार्ड का नाम ही मास्टर कार्ड है, तो वो इनके चलते हैं। तो इन्होंने इस कंपनी को बोला है कि आप नए कस्टमर को अभी के लिए ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए क्यों बोला ये मैं आपको तब बताऊंगा जब ये क्लैरिफाई हो जाएगा पूरा, कि अभी कुछ ऐसा क्लैरिफाई नहीं हुआ है। जब क्लैरिफाई हो जाएगा मैं आपको पूरा केस समझाऊंगा इसका। वही यहाँ पे भी केस है फिर से, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। इसके अंदर क्या बोला है, मास्टर कार्ड ने बोला है कि इट इज फुल्ली कमिटेड टू लीगल एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस। तो अब मास्टर कार्ड वही अपने आप को बचाने के लिए यही बोल रहा है थोड़ा बहुत कि लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस से पूरा कमिटेड है वो, मतलब पूरी तरह से उसने फुलफिल कर रखा है सब कुछ। आप ऐसे झूठे एग्जाम ना लगाएं, मतलब ये कहना चाह रहा है बेसिकली। तो अगर ये आता है मतलब पूरी न्यूज में के अंदर, तो डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आगे चले तो सिकुआ क्या मिराई नावर कैन एग्जिट जोमेटो सून आफ्टर रेट्स। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो गई है, तो माइंड का मत करना उसके लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों बेसिकली इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, जोमेटो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट, मतलब जोमेटो के अंदर ही पहले से इन्वेस्टेड कर रखा है इन्होंने। मतलब जोमेटो का आईपीओ आ रहा है अब तो, बट इन्होंने जो है पहले से कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। मान लो एस का है, सिकुआ कैपिटल का, और यहाँ पे मानजी का है। तो यहाँ पे मान लो इन दोनों का यहाँ पर सॉरी मिराई का है। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि ये एग्जिट कर सकते हैं आईपीओ से सून आफ्टर इट लिस्ट्स। तो यानी जब इनका आईपीओ खत्म होगा तभी पब्लिक मार्केट के अंदर आएगा, मान लो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आएगा। तो इसके अंदर ये उस टाइम पर जब ये लिस्ट हो जाएगा, पब्लिक एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा, तब इससे क्लोज ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपना शेयर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इन्होंने बोला क्यों। ये आप अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आप ये तो कोई भी कर सकता है, मान लो और जिसने भी इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो प्रमोटर ने इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी अपना शेयर बेच सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, आईपीओ का लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आईपीओ को यहाँ पे मार्क भी कर रखा है मैंने, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपनी से या कुछ इन्वेस्टर से कंपनी डील करके रखती है कि आप 1 ईयर पोस्ट आईपीओ लॉक इन पीरियड के अंदर है। मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा होगा कि आईपीओ के बाद 1 साल तक आप लॉक इन पीरियड के अंदर हैं, यानी कि आप डाइवेस्ट नहीं कर सकते, अपना पैसा आप नहीं निकाल सकते, आपको इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा हमारी कंपनी के अंदर कम से कम 1 साल तक, जब हमारा आईपीओ आ जाता है। तो ये दोनों जो है कंपनी इससे बाहर है, ये इसके अंदर नहीं है, तो ये ऐसा कर सकती हैं और ऐसा प्लान करें। मतलब ये सीधी सी बात है, कोई कंपनी ने नहीं बोला है, बट जो ऐसी बातें की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इधर उधर से, तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने बोला है बेसिकली, तो ये इन्होंने बोला है।
तो ये समझ लिया इसके अंदर। और ऐसा इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है। इसके अंदर चलिए तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है, इसके अंदर भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बट इसके अंदर जैसे कि टिप्स से रिलेटेड बात रहती है, बट एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी के लिए। एमएफ टर्न टू क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप्स आईपीओ। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। एमएफ मतलब आपके म्यूचुअल फंड हो गए, म्यूचुअल फंड आपके टर्न कर रहे हैं, मतलब एक तो ये हो गया। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात कि आपके जो आपके पब्लिक इन्वेस्टर है, मान लो आपकी जैसे आप हैं मान लो, तो आपको नॉलेज नहीं है मान लो स्टॉक मार्केट की, आपको लग रहा है पता नहीं कौन सी कंपनी अच्छा करेगी बुरा करेगी, तो आपने क्या करा, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दिया अपना। ऐसे आपकी तरह काफी सारे इन्वेस्टर्स ने डाल दिया पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो आपके उसके अंदर से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या अदर सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है यहाँ पर कि स्टॉक मार्केट का यहाँ पे असेट कि कितना उनके पास पैसा आ रहा है, कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो सब मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को हर म्यूचुअल फंड हायर करता है या बनाता है। मतलब अपनी कंपनी बना ली या फिर हायर कर ली, दो ही बात हो सकती है। तो ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कौन सा बता दिया। अब समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। एमएफ को सीधी सी बात है, इतने अगर इन्वेस्टर्स को, मतलब आप जैसे मान लो करोड़ों इन्वेस्टर हो सकते हैं यहाँ पर, तो अगर करोड़ों इन्वेस्टर को रिटर्न्स देने हैं तो उसको अच्छे रिटर्न्स लेने पड़ेंगे। तो अच्छे रिटर्न्स के लिए वो क्या करता है, सेफ कंपनीज के अंदर डालता है। मतलब रिलायंस के अंदर डाल दिया, आपके एलआईसी के अंदर, सॉरी एचडीएफसी बैंक के अंदर डाल दिया, या ऐसे किसी बैंक एसबीआई के अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर ऐसी ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर यहाँ पर डाल दिया पैसा। तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं अब म्यूचुअल फंड्स टर्न कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और केवल लार्ज कैप कंपनीज के अंदर या ब्लू चिप कंपनीज के अंदर अपने आप को कन्फाइंड नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कुछ इन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, मैंने आपको बताया। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्होंने कुछ एग्जांपल लिए कि कैसे क्या बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो इन्होंने बताया हुआ है बेसिकली। यहाँ पे आप देखेंगे क्या बाय कर रहे हैं। टाटा स्टील आपकी मिड कैप कंपनी है, मुथूट फाइनेंस मिड कैप कंपनी है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये बेसिकली एसबीआई का एएमसी है, एसबीआई सॉरी मैं क्लियर करके, हाँ एसबीआई का एएमसी है, एसबीआई का खुद का म्यूचुअल फंड चलता है, उन्होंने खुद की एएमसी भी खोल ली यहाँ पर। एसबीआई एएमसी भी मतलब एसबीआई वालों की है पूरे ग्रुप की। तो यहाँ पे इन्होंने ये मिड कैप कंपनीज बाय करी हैं, और ये सारी मतलब इसमें से ये हालांकि मिड कैप कंपनीज है, ये भी कोई बड़ी नहीं है ज़्यादा, ओएनजीसी लार्ज कैप कंपनी, हालांकि ये दोनों जो है मिड कैप कंपनीज ही हैं। ये उन्होंने सेल करा है यहाँ पर, और ये दोनों ने परचेज किए वापस से। तो यहाँ समझ लिया कंप्लीट एग्जिट का मतलब है कि किस कंपनी से, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि किस कंपनी से इन्होंने टोटली एग्जिट कर लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेश बाय का मतलब आईपीओस के अंदर किन किन आईपीओस के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है रिसेंट पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया। कमेंट्स के अंदर यही बेसिकली इनकी कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या इनका सोच था कि इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। तो ये समझ लिया इसके अंदर। ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने 6 एएमसीज का एग्जांपल लेके बताया हुआ है, या चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसा मतलब एएमसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर पूरी। इसके अंदर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको बाकी भी, और आई होप आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको कोई भी न्यूज़ के अंदर कवर कर दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट न्यूज़ पेपर कवर्ड है, इसके बाद कोई भी इसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि इसके अंदर और आगे क्या क्या वजह से आप देखेंगे, मैंने पूरा कट रखा है। यहाँ पे क्या है, आपका टैक्स प्रोसेल का ऐड है, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर मूवमेंट है, तो इसका ऐड है यहाँ पर पूरा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो प्योर वाली एड्स है। तो मैंने समझ लिया कोविड-19 का पूरा कोविड-19 रहता है इसके अंदर, तो इसको हम स्किप कर देते हैं पूरी तरह से और आगे चलते हैं। ये भी कंपनीज प्रॉफिट है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर ये 4th पेज के अंदर आता है या 5th पेज के अंदर कभी कभी, तभी इसके अंदर अच्छी न्यूज़ होती है। हालांकि आज भी नहीं थी पर इसके अंदर, बट अगर बाद में आता है तो इसके अंदर अच्छी न्यूज़ नहीं होती है, मतलब एज फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट वाली न्यूज़ नहीं होती है। ये वही एडिटोरियल का पेज आ गया, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन करें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हमने समझ लिया इसके अंदर। और ऑन द वर्ल्ड का सेक्शन मतलब समझ तो नहीं है, मैं कवर कर लिया कि क्या था इसके अंदर, वो बता दिया मैंने आपको। इसके अंदर क्या होता है, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जैसे आपके बाइडन की न्यूज़ है पहली, और आपके देखेंगे तो यहाँ पर चाइना के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पर इसकी न्यूज़ है, तो इसके अंदर वो सब रहता है। तो इसको हम कवर करके कोई बेनिफिट नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स का सेक्शन रहता है। इसके अंदर आपके सोशल ट्रेंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे मील टाइम एंड स्पेस, आपके की मी स्पेस वाली बात की ये बेसिकली। तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, तो इसको अब भी आप स्किप कर सकते हैं। और हमारा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है 15 पेज पर हम पूरे आ गए हैं यहाँ पर, और दैट्स इट। एंड इसके अंदर क्या है कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आपने पहले आई होप डाउनलोड कर ली होगी, पढ़ा होगा खुद से। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, चाहे आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं वैसे तो, बट अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आना तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।